जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 17th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों ज्योग्राफी के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री का। कैसे मालूम चलाइए, तो अगर आप 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री आएगा। इसी तरीके से 97 डिग्री 25 मिनट में 68 डिग्री 7 मिनट को अगर घटाएंगे इससे तो यह भी लगभग 30 डिग्री ही आएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है तो यह है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट तक इसका विस्तार कितना है तो ये याद रखना है, यह है कितना, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है। एरिया की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है तो याद रखना है यह है 2.4%। वहीं अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या कितना है पूरे विश्व के पॉपुलेशन का यानी जनसंख्या का, तो 17.5% है। और ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। क्षेत्रफल में भारत जो है, क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है दोस्तों कितने नंबर पे है तो 8th पोजीशन पर है और जनसंख्या के मामले में कितने पोजीशन पर है तो ये 2nd पोजीशन पर है। तो यहाँ अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कि कर्क रेखा के उत्तर का भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है। तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि कर्क रेखा के उत्तर का भारतीय भूभाग जो है अधिक चौड़ा है। सेकंड है कि कर्क रेखा के दक्षिण में भारतीय भूभाग धीरे धीरे संकरा होता जाता है और हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है क्या कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है, तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। कर्क रेखा किसे कहा जाता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा वो राज्य है तो ये याद रखना है कौन कौन सा है, तो यह है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश यानी एमपी है, फिर क्या है छत्तीसगढ़ है, फिर क्या है झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर क्या है त्रिपुरा है, याद रखेंगे त्रिपुरा, और क्या है लास्ट में मिजोरम है। ठीक है। तो ये नाम आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। भारत का मुख्य स्थलीय पूछा है तो मुख्य स्थलीय मतलब हो गया यहाँ से शुरुआत। ठीक है। और ऐसे पूछता कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो ये आप लगाते 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, क्योंकि हमारा जो दक्षिणतम पॉइंट है वो भारतीय भूभाग का हिस्सा है यानी इंदिरा पॉइंट। तो उसका जो अक्षांश में कितना है वो तो वह है 6 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ पर लगा हुआ है मुख्य स्थलीय भूभाग। तो मुख्य स्थलीय भूभाग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो याद रखना है यह कितना है तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र से नहीं लगा हुआ है। तो याद रखना तेलंगाना जो राज्य समुद्र से नहीं लगा हुआ है। भारत के जो 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। कौन कौन सा, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और कौन सा है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये जो 9 राज्य हैं वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है तो यह है गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा है तो यह है गोवा। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के बारे में सही है। कौन सा सही आपसे पूछा जा रहा है कि यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग
पर विस्तृत है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया, तो यह बिल्कुल सही है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया। फिर दूसरा है कि भारत का जो मानक समय है देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है, तो यह भी बिल्कुल सही है कि भारत का जो मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है। फिर है कि मानक समय भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा पीछे है, तो पीछे नहीं है बल्कि यह क्या है, आगे है। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर गलत हमसे ही पूछा जा रहा है, तो गलत क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इन राज्यों का नाम आपको याद रखना है। एक तो हो गया यूपी, एक हो गया एमपी, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया क्या दोस्तों, उड़ीसा हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो इन चारों राज्यों का नाम आपको याद रखना है। तेलंगाना से यह होकर नहीं गुजरता, बार बार सवाल ये आता है। बल्कि कहाँ से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरता है। ये 5 राज्य याद रखना है कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमोत्तर बिंदु है कौन सा हमारा, तो यह है गुहार मोती। और पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो किबिथु। यह कहाँ पे है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। और गुहार मोती कहाँ पर है, तो यह है गुजरात में। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का 2 होगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राजा अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। चीन का भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो यह भी बिल्कुल सही है कि चीन का भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। बात करें मैकमोहन रेखा की, तो इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण किया गया था 1914 में, याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है, तो भारत का सबसे कम सीमा विस्तार अफगानिस्तान देश के साथ है। लगभग कितना है ये, तो याद रखना है अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी कितना सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसके साथ है, तो यह है किसके साथ, तो यह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी कितनी सीमा साझा करता है, तो यह करता है 4096.7 किलोमीटर। यह बांग्लादेश के साथ जो है भारत अपनी सीमा साझा करता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कि भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही है कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा जा रहा था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो याद रखना म्यांमार देश की सीमा को 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय जो है वह म्यांमार देश की सीमा को जो है दोस्तों स्पर्श नहीं करता है। एक क्या याद रखना है, मणिपुर। मणिपुर जो है दोस्तों यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। मेघालय स्पर्श नहीं करता, और उसमें से भी सर्वाधिक स्पर्श कौन सा करता है, तो सर्वाधिक स्पर्श करता है दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है, तो गुजरात राज्य की तटीय जो सीमा है दोस्तों सर्वाधिक है। भारत से की अगर हम बात करें तो 9 राज्य है, 9 राज्य ऐसे हैं जो दोस्तों जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें से गुजरात राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है दोस्तों गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है,
पहला कि आर्कियन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों कि आर्कियन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2/3 भाग निर्मित है। ये रवेदार हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ये रवेदार तो होती है लेकिन इसमें अधिक मात्रा में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपनी असली रूप को खो चुकी हैं, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव है, ये नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की हैं, तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है ये आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुडुप्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो कुडुप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश और कहाँ पे? तो ये राजस्थान में। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली है। ये किस प्रकार के चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है? तो ये किस प्रकार के चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है? तो यह कहा जा रहा है विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में लगभग अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। भारत का लगभग 90% जो कोयला है दोस्तों वो इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, तो याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत का प्रथम ज्वालामुखी जो क्रिया धारवाड़ युग में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि प्रायद्वीपीय भारत पर दरारों तथा भ्रंशों का जो निर्माण हुआ था वो गोंडवाना युग में हुआ था। असत्य पूछा जा रहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था, तो दक्कन ट्रेप का जो निर्माण हुआ था वह मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरो के लिए विख्यात है। ये निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों से निर्मित है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है, यह विंध्यन कांग्लोमरेट से शैलों से ये क्या है दोस्तों? निर्मित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध जो हीरे की खान है वह विंध्यन कांग्लोमरेट क्रम की शैलों से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपने सुना होगा सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, इन सभी का जो निर्माण है वह इसी क्रम के शैलों से निर्मित हुआ है। इन सभी जो प्रसिद्ध जो आप इमारतें देखते हैं, दिल्ली का लाल किला हो, सांची का स्तूप हो, जामा मस्जिद हो, तो उनका जो निर्माण है इसी क्रम की शैलों से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है? वृहद हिमालय का निर्माण जो है दोस्तों इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में हुआ है, ये आपसे बोला जा रहा है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ, यह भी सही है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन यानी सबसे आधुनिक समय में हुआ, तो यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है? तो यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में बहती है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी कारण है यह कि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच तो यह बहती है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है क्योंकि वह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो यह स्टेटमेंट तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, तो भूमि का ढलान जो है मध्य भारत में पश्चिम की ओर नहीं है बल्कि दक्षिण पूर्व की ओर है दोस्तों, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन आपको चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अब दो जहां पर है उसको काट दीजिए, तो 2 यहाँ पर ये कट गया, यह भी कट गया, यह भी कट गया। क्या कौन सा आंसर हो गया हमारा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है।
कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, यह भी स्टेटमेंट गलत इसमें दिया गया है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो यह बिल्कुल सही है कि लेटराइट मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, यानी खेती इसकी की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, इन सब जगहों पर यह मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। प्राकृतिक जो गैस है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अभी हम लोगों ने देखा था क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, न कि प्राकृतिक गैस। तो एक तो गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गया हमारा। अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही कि अब्रक जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो धारवाड़ जो है दोस्तों खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह सोना, लोहा और मैंगनीज जैसे भंडारों से परिपूर्ण है, न कि खनिज के, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबन, सीढ़ी, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो याद रखना है कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो यह बहती है दोस्तों लोहित और सुबनसिरी। ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, लोहित और सुबनसिरी। बराक जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, याद रखना है, और ये अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूपीएससी में यह सवाल आया हुआ है दोस्तों, याद रखना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़िया और क्षेत्र, कार्डमम की पहाड़िया, कैमूर पहाड़िया, महादेव पहाड़िया, मिकिर पहाड़िया। आपसे पूछ रहा है सही सुमेलित कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो याद रखना है कार्डमम पहाड़िया जो है दोस्तों कोरोमंडल तट पे नहीं है, बल्कि ये कोंकण तट पे है, ठीक है। कैमूर पहाड़िया जो है दोस्तों यह कहाँ पर है, तो कैमूर, इसमें मतलब गलत आपको पहचाना, तो ये तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कार्डमम पहाड़िया, इसे इलायची की पहाड़िया भी कहा जाता है, ये कोरोमंडल तट पर नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरा है कैमूर हिल, तो कैमूर हिल जो है दोस्तों यह भी कोंकण तट पर नहीं है। कैमूर हिल जो है यह विंध्य रेंज के पूर्वी भाग में जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह जबलपुर से सासाराम तक ये फैला हुआ है कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो कोंकण तट तो होगा नहीं, और यह कार्डमम पहाड़ियाँ तो मैंने आपको बता दिया केरल के तट पर ये पाया, मतलब केरल में ये पाया जाता है, इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, यह भी स्टेटमेंट कर लेता है। महादेव जो पहाड़ियाँ मध्य भारत में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। महादेव जो हिल्स है वह सतपुड़ा के उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यह मध्य भारत बिल्कुल सही है। मिकिर जो पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो करेक्ट आपसे पूछा जाता था कौन सा सुमेलित है, तो 3 और 4 इसमें सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो ये इजी सवाल है। तो सबसे पूर्वी राज्य है हमारा कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। गोदावरी की सहायक नदी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो याद रखना है गोदावरी की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो सवाल है दोस्तों यूपीएससी में ही आया हुआ सवाल है। तो गोदावरी की इसमें से सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो यह है इंद्रावती और प्रणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदियां। पेन्नार जो है दोस्तों और वंशधारा, ये गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है, याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 28 नंबर, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, गलत है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है दोस्तों सिक्किम में चुंगथांग, याद रखना है सिक्किम में कहाँ से, तो चुंगथांग ग्लेशियर से यह निकलता है, चुंगथांग से यह निकलता है तीस्ता नदी, न कि ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी आपको मालूम होगा कि तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमायुमडुंग ग्लेशियर से यह निकलता है, जिसे तिब्बत में हम लोग यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह तो नहीं होगा। रंजित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, यह बिल्कुल सही है कि रंजित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलते हैं, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है, और बंगाल की खाड़ी में तो ये गिरता है, यह बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं बल्कि यह कहाँ पर मिल जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में यह मिलता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी शामिल है? तो काराकोरम है, लद्दाख है, जोस्कर है और कैलाश, ये सभी के सभी ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है, याद रखना है। अगर इसका ऊंचाई अगर पूछ ले कभी आपसे कि इसका ऊंचाई कितना है K2 या गॉडविन ऑस्टिन का, तो याद रखना है ऊंचाई कितना है, तो यह है 8611 मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है यह कौन सा है, तो यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी के सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, याद रखना है। कुमाऊं हिमालय किस रीजन को कहा गया है? तो याद रखना है सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है दोस्तों, उसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब जो हिमालय पड़ता है, उसे नेपाल हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। सिंधु और सतलज, याद रखेंगे, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है दोस्तों, उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है, उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जितने भी यमुनोत्री हैं, गंगोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी के सभी जो है दोस्तों कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था सिडनी बुराड के द्वारा। नेक्स्ट, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है किन दो नदियों के बीच है? तो सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह हिमालय की सबसे पहाड़ी एवं नवीनतम श्रेणी है, बिल्कुल सही है शिवालिक के बारे में। इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीडी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है कि इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीडी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। शिवालिक की औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच पाया जाता है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो याद रखना है यह स्टेटमेंट इसमें से गलत है। 500 से 900 नहीं है, बल्कि 900 से यह कितना है? तो 900 से यह 1200 मीटर है दोस्तों। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। शिवालिक के गिरिपद अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व और तीस्ता के बीच फैला क्षेत्रफल भाबर का मैदान कहलाता है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा था, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सही मिलान कीजिए हिमालय की श्रेणियां और उत्पत्ति काल। तो ट्रांस हिमालय आपसे पूछा जा रहा है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति प्लियोजोइक महाकल्प में हुआ, बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय का जो उत्पत्ति काल है वह कब हुआ था? तो ओलिगोसीन युग में हुआ था। मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन युग में हुआ था और शिवालिक की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुआ था। तो यहाँ सभी के सभी एकदम करेक्ट मैच दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान आपसे पूछा जा रहा है सही नहीं है? तो कंचनजंगा भारत में बिल्कुल सही है। धौलागिरी जो है दोस्तों भारत में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? यह नेपाल में है, याद रखना। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? अन्नपूर्णा नेपाल में है, बिल्कुल सही है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। और नामचा बड़वा जो है दोस्तों तिब्बत में है, यह भी बिल्कुल सही है। कंचनजंगा का हाइट भी आपको याद रखना है, यह कितना है? तो यह है 8598 मीटर। ठीक है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा। नेक्स्ट है बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। तो बृहद हिमालय लघु हिमालय से याद रखना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अगर पूछा जाए लघु हिमालय और शिवालिक किसके द्वारा अलग होता है? तो यह मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा यहाँ पर मैंने बोला सही है और लगा दिया गलत। इसका 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और लघु हिमालय और शिवालिक की अगर बात पूछे तो यह किसके द्वारा अलग होता है? तो यह होता है किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से किससे अलग होता है? तो यह होता है सचड़ जोन, याद रखेंगे, सचड़ जोन से अलग होता है। ठीक है, अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मड़ कहा जाता है, उत्तराखंड में
जाना जाता है। तो इसे उत्तराखंड में हम लोग बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। तो वृहद और लघु हिमालय के बीच जो है दोस्तों यह अल्पाइन चढ़ागाह पाया जाता है, जिससे कश्मीर घाटी में हम लोग मर्ग जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, इस नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में हम इसे बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी के ये सब सवाल हैं दोस्तों। काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है स्थित है, तो काराकोरम जो दर्रा है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह लद्दाख में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में नहीं है, तो कौन सा दर्रा लद्दाख में नहीं है, तो देवसा जो दर्रा है दोस्तों वह लद्दाख में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना है कहाँ पर है यह हिमाचल प्रदेश में है, न कि लद्दाख में। जबकि जो जिला चांगलांग और लुंग लाचा ये सभी के सभी जो दर्रे यहाँ पर दिए गए हैं वह कहाँ पर है, तो यह है लद्दाख में। नेक्स्ट है, लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से किन दर्रों द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह होता है बोमेडीला दर्रा के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यांगदाप दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों भारत में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो याद रखना है, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सांगपो। याद रखना है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलता है। नेक्स्ट है, सही मिलान करें। एक तरफ नदी दिया गया और दूसरा तरफ क्या दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है। तो नुब्रा जो है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। नेवड़ा जो है दोस्तों असम में, चुम्बी जो है तिब्बत में, थुमथेंग ये जो है दोस्तों सिक्किम में। तो यहाँ सही एकदम क्रम लगा हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नुब्रा जो घाटी है कहाँ पर है, घाटी नहीं है दोस्तों, ये घाटी है, सुधार कर लें, क्या है ये, घाटी है। नेक्स्ट, रावी और चिनाब के बीच स्थित दोआब को कहा जाता है। तो दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के जो बीच क्षेत्र पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहा जाता है दोस्तों, दोआब कहा जाता है। तो रावी और चिनाब नदी के जो बीच क्षेत्र है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं रेचना दोआब के नाम से। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है, इसका ऊंचाई भी पूछा जाता है। तो इसका ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर इसका ऊंचाई है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की, तो यह है अनाई मुद्दी। इसका भी ऊंचाई पूछा जाता है, तो यह कितना है, तो यह 2600, एक मिनट, यह कितना है, तो यह है 2695 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से कितनी समुद्र मील तक है फैला हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी सुलेमान पर्वत से निकलती है, तो कुर्रम जो है दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है जो सुलेमान पर्वत से निकलती है। और कौन सा निकलता है दोस्तों सुलेमान पर्वत से, तो याद रखना है, और है हमारा गोमल, याद रखना है, कुर्रम हो गया, गोमल हो गया, ठीक है, तोची हो गया, ये सभी की सभी जो नदियां हैं दोस्तों वह सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिंधु की सहायक नदी के संदर्भ में, सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम है। तो ये दाईं ओर से नहीं बल्कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, न कि दाईं ओर से। ठीक है, सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, तोची, गोमल एवं कुर्रम है। तो ये जो है दोस्तों बाईं ओर से नहीं बल्कि दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां। करेक्ट आंसर की बात करें, सत पूछा जा रहा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है। तो चिल्लास के निकट जो है दोस्तों पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है सिंधु नदी। ठीक है, इसका कुल लंबाई कितना है, तो यह है 2880 मीटर। ठीक है, याद रखना है। और यह कहाँ से उद्गम है इसका, तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट किस ग्लेशियर से होता है, तो बोखुरचू हिमनद से इसका उद्गम है दोस्तों, याद रखेंगे। पंच नदियों में निम्न में से कौन नदी जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हिमालय के तीनों भागों को काटने वाली कौन सी नदी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों सतलज नदी है। यह कहाँ से निकलता है, तो यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से इसका उद्गम है दोस्तों, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं धौली गंगा
एवं भागीरथी जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा के निर्माण करती है। तो भागीरथी नहीं, सॉरी धौली गंगा नहीं है, बल्कि यह कौन सा है, तो यह है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती है, तब मिलकर यह क्या कहलाती हैं दोस्तों, गंगा कहलाती हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है। बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है दोस्तों महानंदा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाएं तट से मिलने वाली और कौन कौन सी नदियां, सभी का नाम आपने सुना भी होगा। तो रामगंगा, गोमती है, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, महानंदा हो गया। ये बाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदियां, जबकि यमुना हो गया, सोन हो गया, टोंस हो गया, ये सब दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं गंगा की। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली कौन सी नदियां। तो दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है टोंस एवं सोन। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा जा रहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है, यह गलत है। दिबांग नहीं कहा जाता है, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ना कि दिबांग के नाम से। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, तो गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है 254 का बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करें, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है। तो दाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी है, तो यमुना, टोंस तथा सोन, ये जो है गंगा से दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। याद रखेंगे, यमुना जो है दोस्तों कहाँ पर, तो प्रयागराज में मिलता है। सोन जो है दोस्तों, सोन के बारे में याद रखना है, यह कहाँ पर गंगा नदी से आकर मिलता है, तो पटना में गंगा नदी से आकर मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में पूछा जा रहा है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा, ताप्ती जो है, यानी ताप्ती, नर्मदा और माही, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि कहाँ पर गिरता है दोस्तों, अरब की खाड़ी में, मतलब अरब सागर में ये अपना जल वितरित करता है। कावेरी नदी जो है दोस्तों वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पश्चिम की ओर, ये जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ताप्ती, नर्मदा और माही। कावेरी जो है दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों हमारा कि जेठ प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उत्तरी पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है और VVI सवाल भी है दोस्तों। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जो जलवायु है वह कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है। तो किसका प्ररूपी अभिलक्षण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह मानसून जलवायु का प्ररूपी अभिलक्षण है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच बहने वाले हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती है। यह स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु संहितियां यानी मॉइस्चर एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो यह भी जो है दोस्तों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। सत्य कथन की बात करें तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, सुमात्रा है। और ये भी जो सवाल है यूपीएससी में पूछा गया यह सवाल है दोस्तों। ठीक है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद दिया गया, दूसरे तरफ क्या दिया गया दोस्तों, नदी दिया गया। तो बंदरपूछ, तो हिमालय जो है दोस्तों बंदरपूछ, सॉरी हिमालय बोल रहा हूँ, यमुना जो है बंदरपूछ हिमनद से निकलती है, बिल्कुल सही है। चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी जो है दोस्तों 12 सिगड़ी हिमनद से निकलता है, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। मिलाप जो है दोस्तों यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। सियाचिन से हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि सियाचिन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। और जेमू जो है दोस्तों, जेमू हिमनद से मानस नदी निकलती है जो कि असम में बहती है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 4 इसमें सम्मिलित है केवल। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सियाचिन हिमनद जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जेट प्रवाह जो है दोस्तों केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्या ऐसा है? तो याद रखना है जेट प्रवाह जो है दोस्तों केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहा करता है, बल्कि यह जो है दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में बहता है यह, तो यह स्टेटमेंट गलत है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है, 10 डिग्री नहीं बल्कि कितना होता है दोस्तों तो यह कितना कम होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है, नहीं 10 डिग्री गर्म या 10 डिग्री अधिक इसका तापमान होता है, ना कि कम होता है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदियां निकलती है, तो याद रखना है नागावली, नागावली और कौन सी नदियां दोस्तों, तो वंशधारा, ये जो नदियां हैं वो पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर और पर्वत है, नामचा बड़वा और गढ़वाल हिमालय का शिखर, ये पूछा जा रहा है कि नामचा बड़वा है इसका शिखर, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। कुमाऊं हिमालय का उच्च शिखर जो है नंदा देवी है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। यह सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। फिर है नोकरेक, तो नोकरेक सिक्किम हिमालय का शिखर है नोकरेक, ये आपसे कहा जा रहा है, तो सिक्किम हिमालय का नहीं बल्कि गारो हिल्स क्षेत्र का जो है दोस्तों यह शिखर है, ठीक है, तो सही सुमेलित ये भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। तो सिक्किम हिमालय के अंतर्गत नोकरेक शिखर पड़ता है, यह गलत है। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत नंदा देवी आता है, बिल्कुल यह सही है। गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत नामचा बड़वा शिखर आता है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया, ठीक है, यानी केवल यहाँ पर 2 ही स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की हैं तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से बनी है, ये आपसे बोला जा रहा है कि नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से यह बनी है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में क्या होता है, परिपक्व होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में कमी होती है, तो काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो काली मिट्टी में कमी होती है दोस्तों नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैविक पदार्थों की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैविक पदार्थों की जो मात्रा अधिक होती है किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो यह पीट मिट्टी में होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल इसको कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है पेनगंगा वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना है गोदावरी की यह सहायक नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी, तो दक्षिण भारत की गंगा है दोस्तों कावेरी नदी, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
और यह प्रायद्वीपीय गोदावरी जो नदी है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में कमी दर्शाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही क्रम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश टॉप है, उसमें है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वनावरण से तो एक न एक क्वेश्चन बीपीएससी में आता ही आता है, रिपोर्ट से रिलेटेड, इंडिया फॉरेस्ट और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक ना एक क्वेश्चन बीपीएससी में जरूर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है वन क्षेत्र, तो यह कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों। तो यह है 21.71%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। नेक्स्ट है पर्वतीय जिलों में वन आवरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है। तो यह 37.53% नहीं है बल्कि 40.17% है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। जनजातीय जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.17% है। तो यह 40.17% नहीं है बल्कि 37.53% है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो 2 और 3 सही नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2021 की भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मैंग्रोव कवर में वृद्धि लगभग कितना हुआ है, तो 17 वर्ग किलोमीटर हुआ है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी क्षेत्रावार मध्य प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही है। वनावरण में अधिकतम प्रतिशत जो वृद्धि है तेलंगाना राज्य में हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि तेलंगाना यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिकतम वृद्धि तेलंगाना में नहीं हुआ है। यह किस राज्य में हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है यह किस राज्य में देखने को मिला है। तो यह देखने को मिला है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पर देखने को मिला है, तो यह आंध्र प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एक प्रमुख प्रजाति है। तो उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन में सागौन एक प्रमुख प्रजाति के रूप में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्हें कौन किस नाम से जाना जाता है, तो ये मानसून वन के भी नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन को। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ फिर दोबारा रिपीट करो, लाइक जरूर कर दें। ठीक है। और पीडीएफ जो है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा लंबाई के साथ कौन सा है, तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कौन सा है दोस्तों, तो यह है चीन। उसके बाद है कौन सा, पाकिस्तान। और सबसे कम क्या है, मतलब इसमें सबसे कम कौन सा है, तो नेपाल। तो 1 हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी हिमालय श्रृंखला की एक श्रृंखला में धीरे धीरे बढ़ता है जबकि पूर्वी हिमालय बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों से अचानक बढ़ता है। ये आपसे पूछा जा रहा है 78 का। तो कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी हिमालय श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला में धीरे धीरे बढ़ता है जबकि पूर्वी हिमालय बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी
इलाकों से अचानक बढ़ता है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया। पश्चिमी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम, जबकि पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आपको नहीं पहचाना कि कौन सा कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। तो पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने देख रखा है, कितना है? तो 2695, याद रखना है 2695 इसकी ऊंचाई है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदी घाटियों को पुरानी दराने घाटियां कहा जाता है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? नदियों के स्रोत दिया गया, तो जोड़ा आपको बताना है कौन सा जो है गलत है। तो सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है, बिल्कुल सही है। व्यास जो है दोस्तों बारालाचा दर्रा से निकलती है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। ठीक है। चिनाब जो है दोस्तों रोहतांग दर्रे से निकलता है, यह भी गलत है। झेलम जो है दोस्तों वेरिनाग झील से निकलता है, यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। ठीक है। तो ब्यास जो है दोस्तों कहां से निकलता है? तो ब्यास जो है दोस्तों यह निकलता है रोहतांग दर्रे से निकलता है। ठीक है। और यह जो है दोस्तों चिनाब नदी बड़ालाचा दर्रा से के पास से निकलता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में तराई क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है दोस्तों आपको गलत पहचाना है, कौन सा कथन गलत है? तो यह भाबर के उत्तर में स्थित है और इसके समानांतर चलता है, यह स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि यह भाबर के उत्तर में स्थित है और इसके समानांतर ये चलता है। अधिकांश भाग कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। यह अपेक्षाकृत महीन जलोढ़ से बना है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसकी औसत चौड़ाई जो है दोस्तों 8 से 16 किलोमीटर है, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है। इसकी औसत जो चौड़ाई है 8 से 16 नहीं बल्कि 20 से 30 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 और 4 इसमें गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में गर्म और शुष्क मौसम की विशेषता उच्च दबाव प्रणाली, उच्च तापमान, अस्थिर दबाव और हवा परिसंचरण है। तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है, इसमें दिया गया। कर्नाटक में तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, कई बार ये सवाल कई एग्जामों में आ चुका है, बिल्कुल यह सही है। भारत में जहां तक समय और स्थान का सवाल है वर्षा में परिवर्तनशीलता है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। पश्चिमी भारत में थार मरुस्थल की उपस्थिति का सबसे उचित स्पष्टीकरण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे उचित स्पष्टीकरण है राजस्थान के उत्तर में पहाड़ों की अनुपस्थिति के कारण इसमें भौगोलिक वर्षा होती है, यह स्टेटमेंट सबसे करेक्ट आंसर है। भारत में विभिन्न ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है सर्दियों के मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण भारत में भारी वर्षा होती है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। मानसून के बाद मौसम जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम है, बिल्कुल सही है। बरसात के मौसम के दौरान कुछ निश्चित समय होते हैं जब मानसून कमजोर हो जाता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर्दियों में सबसे अधिक मौसमी वर्षा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट और दक्षिण आंध्र प्रदेश के आसपास हिस्सों में थी, कई बार ये सवाल आ चुका है, ये पॉइंट बहुत ही भी आई है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा था गलत सी इसका आंसर होगा। मैंगो सॉवर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मैंगो सॉवर क्या है। तो मैंगो सॉवर क्या है, तो याद रखना कर्नाटक और केरल में प्री मानसून वर्षा को मैंगो सॉवर के नाम से हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान व्यापारिक पवन बेल्ट के भीतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि दुनिया में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो है व्यापारिक पवन बेल्ट के भीतर और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। दूसरा कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा होती है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है कि भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी हवाओं से अधिक वर्षा होती है। ठीक है,
तो दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की शाखा पूर्वी हिमालय में प्रचुर वर्षा का कारण बनती है, जबकि मानसूनी जो हवाएं होती हैं वह पश्चिमी हिमालय तक मुश्किल से पहुंचती हैं और इस प्रकार वर्षा नहीं होती है। इस अधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 87 नंबर की भारतीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको पहचानना है। तो गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के स्पष्ट बदलाव के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में उलटफेर होता है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के ऊपर उत्पन्न होता है, बिल्कुल यह सही है। और पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा था कि गलत कौन सा है, तो यहां पर जो है दोस्तों सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों के स्पष्ट बदलाव के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में उलटफेर होता है, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर बढ़ते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। कौन सा सही उत्तर है? गलत आपसे तो कोई भी गलत नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मिट्टी में बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन, खनिज लवण और अन्य कार्बनिक पदार्थों की कमी है, ये बोला जा रहा है, तो यह बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी महान उत्तरी मैदान की मिट्टी से काफी पुरानी है, तो यह भी बिल्कुल सही है। पशु, कीट और मनुष्य भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां भी नमी उपलब्ध होती है वहां फॉस्फेट और नाइट्रेट की मौजूदगी रेगिस्तानी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, यह कहा जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। मिट्टी कारक के बिना बंजर रेतीली मिट्टी भी उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में आम है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कवर किए गए क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों का घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा है इसमें घटता क्रम? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लाल मिट्टी। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा घटते क्रम में आपसे पूछा जा रहा है, तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा पहले कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा लाल मिट्टी, उसके बाद क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, उसके बाद रेगिस्तानी मिट्टी और सबसे कम क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी होता है, याद रखना। जलोढ़ मिट्टी के बाद कौन सा होता है? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सबसे ज्यादा होता है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद कौन सा होता है? लाल मिट्टी, उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद होता है काली मिट्टी, ठीक है, उसके बाद होता है रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है, और सबसे कम कौन सा होता है? तो ये होता है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो लाल हो गया, फिर उसके बाद काला हो गया, उसके बाद रेगिस्तानी और लेटेराइट, ठीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपसे पूछ रहा है। तो पुडुचेरी में मांडवी और ज्वारी क्रीक समुद्र तट में एक महत्वपूर्ण तटबंध है, यही स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया, ठीक है। तो गोवा में, पुडुचेरी में नहीं बल्कि गोवा में मांडवी और जुआरी कहाँ की नदियां हैं? तो यह गोवा की नदियां हैं, न कि पुडुचेरी की। पारसनाथ पहाड़ी हजारीबाग पठार में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये कैमूर पहाड़ी विंध्य की है, बिल्कुल सही है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 91 का ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त में से किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। हिमाचल प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब धाराएं किसी केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं तो एक पैटर्न विकसित होता है जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी नदी प्रमुख सहायक नदी है। तो यह किसकी सहायक नदी है? काबिनी, भवानी, अमरावती और हेमावती। तो याद रखना है दोस्तों, यह किसकी है? तो यह कावेरी की सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? तो यह निकलता है ब्रह्मगिरी से, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम
है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेलंगाना क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ भारत के केवल 2 स्थल रुद्र राज्य हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ये जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भूमि से घिरे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो 2 राज्य नहीं है, हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये जो है दोस्तों स्थल रुद्र राज्य हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ओंगे जनजाति के लोग रहते हैं, तो ओंगे जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओंगे जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ किस राज्य की सीमाएं लगती हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो बिहार नहीं लगता, इसको हटा दीजिए, 6 गया, यहाँ से भी 6 गया। अब या तो बी आंसर होगा या तो सी इसका आंसर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश से तो लगता ही है, राजस्थान से भी इसकी सीमा लगता है और छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगता है। झारखंड और तेलंगाना से इसकी जो सीमा है वह नहीं लगती है दोस्तों, याद रखना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ अपनी यह सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है, तो ये दोबारा सवाल आ गया है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी गुजरात है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन किस किस राज्य से अपनी यह सीमा साझा करता है, तो याद रखना है राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा यह साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह है वह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पुडुचेरी के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो माहे जो है दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यानम, पुदुचेरी और कराईकल ये जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। और पश्चिमी तट पर कौन सा है, तो यह है माहे। ठीक है, माहे है कहाँ पर, तो यह है दोस्तों केरल राज्य में मालाबार तट के निकट। पुडुचेरी और कराईकल कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, और यानम कहाँ पर है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। ये तीनों के तीनों VVI है दोस्तों, मतलब जितने अभी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताया है वो सारे के सारे जो है दोस्तों VVI है, याद रखना है। भारत में निम्नलिखित कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, तो 9 राज्य जो है दोस्तों समुद्र तट साझा करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है कि असम की जो सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, यह भी स्टेटमेंट सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भी मिजोरम अपनी सीमा साझा करता है और म्यांमार के भी साथ अपनी सीमा साझा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 7 सिस्टर स्टेट्स के अंतर्गत कौन सा राज्य इसमें से नहीं आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना सिक्किम जो है दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया, तो यह भारत के किस राज्य में मनाया गया है, सियांग उनिंग महोत्सव, तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने डेंगू बुखार के उपचार हेतु भारत की पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित किया, इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री
एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हुए 450 वर्ष पूर्व हुए एक सुपरनोवा विस्फोट का अध्ययन किया है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए के द्वारा यह किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है हमारा कथन यहाँ पे, तो विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 विश्व श्रवण दिवस का जो थीम था वह सभी के कान की देखभाल एवं श्रवण क्षमता वृद्धि था, यह भी स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस की थीम विश्व स्वास्थ्य संगठन तय करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी इसमें गलत नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में वैश्विक खुफिया प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो याद रखना है, हाल ही में भारत में वैश्विक खुफिया प्रमुखों का जो है दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया है। 26 देशों के खुफिया प्रमुखों ने इसमें भाग लिया दोस्तों, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 110 नंबर की, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपसे पूछना है कि सत्य कथन पूछा जा रहा है, सत्य कथन कौन सा है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। 36 महिला वॉश चैंपियन को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। स्वच्छ स्रोत स्वच्छ जल विषय थीम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसका थीम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो थीम इसमें गलत है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का बी, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की पीने के जल की स्रोत स्थिरता विषय के साथ, याद रखना है इसका विषय क्या था, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, पीने के जल की स्रोत, पीने के जल की स्रोत स्थिरता, ये इसका थीम था इस बार, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर कितने गांव को गोद लेने और उसे डिजिटल भुगतान सक्षम गांव में बदलने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 19 जिले के गठन की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो जिला बढ़कर अब कितना हो जाएगा अगर इसका गठन हो गया, तो यह अब बढ़कर हो जाएगा राजस्थान में 50 जिला, पहले कितना था 33 था, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की है। अब इस राज्य में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी, जबकि संभागों की संख्या 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो यह 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट 22 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर जारी की जाती है, ठीक है, यह गलत है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 136 है, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में फिनलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान अफगानिस्तान ने प्राप्त किया, यह भी स्टेटमेंट गलत सही है। गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो ए इसका जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है 20 मार्च 2023 को मनाया गया है, न कि 22 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है, जून सत्र 2023-24 के लिए रॉ जूट टीडी 3 ग्रेड के लिए कितना प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस निर्धारित की गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह निर्धारित किया गया है 5050 रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जिसे भारत बांग्लादेशी मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इस पाइपलाइन की लंबाई है, याद रखना है, 131.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार यानी गणित के क्षेत्र में यह दिया जाता है पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया दोस्तों लुइस ए
कैफे रेली को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में AM अहमदी का निधन हो गया, वे थे, तो वे क्या थे दोस्तों, तो वे एक जाने माने क्या थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे AM अहमदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा की, तो इनका यात्रा कब से कब तक था, तो 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 13वां है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है यह चुना गया रामचंद्र पडोल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, असत्य की पहचान करना है कि कौन सा युग्म जो है दोस्तों असत्य है, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस जो है दोस्तों 20 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ठीक है, तो विश्व रंगमंच दिवस प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 16वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 3 मार्च 2023 को विश्व वन्य जीव दिवस किस थीम के साथ मनाया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह मनाया गया है दोस्तों किस थीम के साथ, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी के साथ 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है 125 नंबर कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित, तो यह हुआ है न्यूयॉर्क में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है, अब तो 33वां भी आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, तो यह कि किसे मिला है 32वां सरस्वती सम्मान, तो यह मिला है शिव शंकरी को। नेक्स्ट, अमेरिका के किस राज्य की असेंबली द्वारा हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश कौन बना, तो पहला नाटो देश कौन बना है दोस्तों, याद रखना है यह बना है पोलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले स्थित मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट, 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका शिलान्यास किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है क्रेन फुलटन को। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण किया है, तो हाल ही में किसने ग्रहण किया दोस्तों, तो यह किया है एरिक एम गारसेटी ने। नेक्स्ट है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है दोस्तों कहां पर किया गया, लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ, तो यह भारत और सिंगापुर देश के बीच जो है दोस्तों बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किन
देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान एवं अजरबैजान को। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट इसमें असत्य है। तो 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया गया, बिल्कुल सही है। WAQR 2022 131 देशों के 7323 शहरों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गुआम 131 देशों की सूची में जो है दोस्तों लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान पर है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस रिपोर्ट में 131 देशों में भारत का स्थान जो है दोस्तों 5वां है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो याद रखना है दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है, भारत की राजधानी नई दिल्ली को विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। और भारत का स्थान इसमें 5वां नहीं बल्कि क्या है, 8वां है, याद रखेंगे। तो यह स्टेटमेंट ही गलत है, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट फ्लोरिडा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है के कैंप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इस रॉकेट का नाम है दोस्तों टेरान 1। नेक्स्ट है OECD आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है। तो याद रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की GDP दर 2023 में 2.6% रहने की संभावना है, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP 9.5% रहने की संभावना है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP 7.1% रहने की संभावना है, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, इंपॉर्टेंट है, BBI सवाल है। तो वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है, दूसरा है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के 2 स्थल कौन से शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख और मयूरभंज जिला इसमें शामिल है दोस्तों, टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों की सूची में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों भारत के गोवा में। नेक्स्ट है 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 किस थीम पर था, तो इसका थीम था आजादी का 75 वर्ष पुस्तक नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है 8वां रायसीना डायलॉग 2023 के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कौन था, तो मुख्य अतिथि कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई, इसका थीम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका थीम था एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। और क्या पहचानना है आपको, सत्य कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें से सत्य दिया गया है। तो याद रखना है अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर यानी WWF की वार्षिक पहल है जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, अर्थ आवर वर्ल्ड, ठीक है। अर्थ आवर जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर की वार्षिक पहल है, याद रखना है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अर्थ आवर के तहत 180 से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार रात 9 बजे से रात 10 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। 8:30 बजे से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक,
ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, 2 जहां पर ये भी है उसको हटा दीजिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है। तीसरा, अर्थ आवर पृथ्वी के ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मार्च महीने के आखिरी रविवार को आयोजित किया जाता है। ये आपसे कहा जा रहा है कि मार्च महीने के आखिरी रविवार को, तो रविवार को नहीं बल्कि यह शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अर्थ आवर 2023 का थीम था हमारे ग्रह में निवेश, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।